हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। तो हम लोगों का कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस का टॉपिक चल रहा था। इससे पहले हम लोग ने प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रेटेजीज पढ़ लिया है, पॉपुलेशन कंट्रोल पढ़ लिया है। अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, अब हम लोग बर्थ कंट्रोल डिवाइसेस यानी कि कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस में हम लोगों के नॉर्मल डिवाइसेस तो हो गए थे। अब हमारे हैं मेडिकेटेड डिवाइसेस, और मेडिकेटेड डिवाइसेस में कौन आती है, आईयूडी आते हैं, इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस यानी कि आईयूडीज। और ये जो डिवाइसेस होते हैं ये हमारे यूट्रस में फिक्स किया जाता है। देखिए नाम से समझ में आ रहा है, क्या बोल रहा है, इंफ्रा, इंफ्रा मतलब विद इन, ठीक है, यूटेराइन मतलब यूट्रस के अंदर। इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस को कहाँ फिट किया जाता है, यूट्रस के अंदर फिट किया जाता है, इसीलिए इंट्रा यूटेराइन बोला जा रहा है। यानी कि इनको फीमेल्स के यूट्रस के अंदर इंसर्ट किया जाएगा और फिर वहां से ये अपना एक्शन परफॉर्म करेंगे। अब एक्शन के अकॉर्डिंग टाइप्स है इसके, ठीक है। आईयूडीज कहाँ यूज किए जाते हैं, यूट्रस के अंदर इंसर्ट किए जाते हैं। और जो इनका इंसर्शन है वो डॉक्टर्स या फिर एक्सपर्ट नर्सेज ही कर सकती हैं, वजाइना के थ्रू इसको डाला जाता है यूट्रस के अंदर। तो जिसको इस चीज को करने की हैबिट है या जिसको पता है कि कैसे इंसर्ट किया जाता है आईयूडीज को, वही यानी कि डॉक्टर्स और एक्सपर्ट नर्सेज का मतलब जो काफी समय से काम करती आ रही है, तो उन एक्सपर्ट नर्सेज को ये दिया जाता है कि आप ये काम करेंगे कि यूट्रस के अंदर में क्या इंसर्ट करेंगे, इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस एंटर करेंगे। क्योंकि कहाँ के थ्रू एंटर करना है, इसको वजाइना के थ्रू, कोई सर्जिकल प्रोसीजर नहीं है, तो वजाइना के थ्रू यूट्रस के अंदर क्या इंसर्ट किया जाता है, इंसर्ट किया जाता है हमारा इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस को, ठीक है। अब जो इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस है ना, ये है 3 फॉर्म में प्रेजेंट है, ठीक है, 3 फॉर्म है। एक तो है नॉन मेडिकेटेड डिवाइसेस, नॉन मेडिकेटेड आईयूडीज जो है जिनमें मेडिसिन नहीं यूज की जाती, ये क्या करते हैं, ये सिंपली स्पर्म्स की फैगोसाइटोसिस को बढ़ा देते हैं। फैगोसाइटोसिस का मतलब होता है खा जाना, हमारे फीमेल प्रोडक्टिव ट्रैक में मैक्रोफेजेस होते हैं। मैक्रोफेजेस मतलब डब्ल्यूबीसी का एक टाइप होता है जो स्पर्म्स को खा रहा होता है, स्पर्म्स को ईट कर रहा होता है। तो वो स्पर्म की फैगोसाइटोसिस को इंक्रीज कर देती है नॉन मेडिकेटेड आईयूडीज। इनका काम है स्पर्म के खाने को इंक्रीज कर देना, ठीक है। दूसरी होती है कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज। कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज क्या करते हैं, कॉपर आयंस को रिलीज करती हैं, और एक कॉपर आयन स्पर्म्स की मोटेलिटी को यानी कि मूवमेंट को रिड्यूस करता है, और साथ ही साथ उनके कैपेसिटेशन को भी नहीं होने देता है ना। तो एक तो जो स्पर्म्स होंगे वो मूव नहीं कर पाएंगे अच्छे से, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में मूव नहीं कर पाएंगे वो, और दूसरा उनके कैपेसिटेशन कम होगा, यानी कि अगर वो पहुंच भी गए हो हम तक तो भी वो उनको फर्टिलाइज करने की कैपेसिटी उनके अंदर प्रेजेंट नहीं होगी। और तीसरा है हमारे हार्मोनल आईयूडीज। हार्मोनल आईयूडीज क्या करते हैं, हमारी बॉडी के अंदर प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन हार्मोन को रिलीज करते हैं। और आपको पता है प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन क्या करते हैं, प्रेगनेंसी को, फर्टिलाइजेशन को क्या करते हैं, अवॉइड करवाते हैं। इम्प्लांटेशन नहीं होने देंगे, अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो इम्प्लांटेशन नहीं होने देंगे, अगर इम्प्लांटेशन हो गया तो उसकी वॉल को शेड कर देंगे, गिरा देंगे, ताकि आगे आकर के कोई भी दिक्कत इससे होने वाली न हो, ठीक है। तो हमारे पास आईयूडी में 3 टाइप है। देखिए क्या बोला जा रहा है, दीज इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस आर प्रेजेंटली अवेलेबल है, किस किस फॉर्म में अवेलेबल है, नॉन मेडिकेटेड आईयूडीज। अब नॉन मेडिकेटेड आईयूडी का एग्जांपल क्या है, लिपिस लूप, ठीक है। लिपिस लूप क्या है, ये नॉन मेडिकेटेड आईयूडी है, एस शेप का होता है कुछ इस टाइप का, ठीक है। और ये क्या करता है, ये स्पर्म की फैगोसाइटोसिस को इंक्रीज कर देता है। दूसरा कॉपर रिलीजिंग आईयूडी है, कॉपर को रिलीज करेगा। तीसरा कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज में एग्जांपल क्या, एग्जांपल्स याद रखना, ठीक है, कॉपर टी, कॉपर 7 और मल्टीलोड 375, ये तीनों क्या है, कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज है। मैच द कॉलम टाइप के क्वेश्चन इससे आपके बन सकता है, क्वेश्चन भी पूछ सकता है सीधे कि कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज बताइए थी, ठीक है। एंड हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी, और कुछ आईयूडी ऐसे हैं जो हार्मोन रिलीज करते हैं, जैसे प्रोजेस्टासर्ट, ठीक है, प्रोजेस्टासर्ट और LNG-20, प्रोजेस्टासर्ट, प्रोजेस्टासर्ट और LNG-20, ये दोनों क्या है, हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी है, और ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन है उनको इंक्रीज करते हैं हमारे ब्लड में, जिसकी वजह से क्या होता है, प्रेगनेंसी नहीं होती, प्रेगनेंसी को अवॉइड किया जा सकता है, ठीक है। तो देखिए आईयूडीज इंक्रीज फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म्स, ये काम किसका है, नॉन मेडिकेटेड का, फैगोसाइटोसिस को बढ़ाती हैं विद इन द यूट्रस। एंड कॉपर आयन रिलीज सप्रेस स्पर्म मोटेलिटी, जो कॉपर आयन रिलीज हुए हैं कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज में से, ये क्या करते हैं, स्पर्म की मोटेलिटी को घटाते हैं, एंड द फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी ऑफ स्पर्म, यानी कि स्पर्म की फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी को भी सप्रेस करते हैं, कैपेसिटेशन नहीं होने देते हैं, ठीक है। Hormone releasing IUDs in addition make the uterus unsuitable for implantation and the cervix hostile for sperm। तो ये जो हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज हैं, ये क्या करती हैं, ये जो यूट्रस की वॉल्स होती है उन्हीं को डिस्टर्ब कर देती है, ताकि इम्प्लांटेशन के लिए सुटेबल ना रहे, वो इम्प्लांटेशन ना हो सके, ठीक है। इसलिए यूट्रस को इम्प्लांटेशन के लिए क्या बना देती है, अनसुटेबल बना देती है, कि अगर फर्टिलाइजेशन होकर के भी आया है तो भी
वहां पर इम्प्लांटेशन नहीं हो सकता यूट्रस के अंदर। और दूसरा ये क्या करती है, जो सर्विक्स होता है, सर्विक्स को हॉस्टाइल बना देती है, यानी कि स्पर्म्स खूब सारे मरते हैं सर्विक्स के पास में, ठीक है। सर्विक्स से गुजर पाना, सर्विक्स से क्रॉस कर पाना स्पर्म्स के लिए क्या हो जाता है, बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है, हॉस्टाइल हो जाता है, ठीक है। आईयूडीज आर आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर फीमेल्स who want to delay pregnancy or space children। ये आईयूडीज जो है ये बेस्ट मेथड्स हैं। क्यों बेस्ट मेथड्स हैं? क्योंकि एक बार आपने डॉक्टर्स के थ्रू लगा दिया तो 2-3 साल तक फिर कोई परेशानी नहीं है आपको, है ना। तो आपकी बॉडी के अंदर में जो कॉन्ट्रासेप्शन के चांसेस हैं आईयूडीज ऑलरेडी क्या कर देंगे, बहुत ही ज्यादा डिक्रीज कर देंगे। तो कोई पिल्स या मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली क्या करेंगे, प्रेगनेंसी के चांसेस को डिक्रीज कर देंगे, काफी ज्यादा डिक्रीज कर देंगे। काफी अच्छा इसका जो सक्सेस रेट है काफी ज्यादा होता है, ठीक है। इसलिए ये जो है ये सबसे अच्छे आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के अंदर आता है और इंडिया में सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, ठीक है। वन ऑफ द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन इन इंडिया। इंडिया में सबसे ज्यादा यूज किए जाने वाले कॉन्ट्रासेप्शन मेथड्स में से एक है, ठीक है। अगला आप देखिए, ये सेकंड टॉपिक हो गया था। अब हमारा थर्ड टॉपिक है। हमारे सबसे पहले क्या आया था, सबसे पहले हमारा था ओल्ड ट्रेडिशनल मेथड्स, उसके बाद था हमारा बैरियर, बैरियर के बाद हमने आईयूडीज पढ़ लिए हैं। अब हम फोर्थ पढ़ लें पिल्स, ठीक है। ओरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्मॉल डोजेस ऑफ ईदर प्रोजेस्टेरॉन और प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन इज अनदर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज्ड बाय फीमेल्स। यानी कि इसमें क्या किया जाता है, जो फीमेल्स होती हैं वो ओरल मोड से, यानी कि खा करके, मेडिसिन है, पिल्स हैं, उनको खा करके बॉडी के अंदर थोड़ा थोड़ा स्मॉल डोजेज ऑफ प्रोजेस्टेरॉन और या फिर प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन। अगर पूछा जाए कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स में कौन सा हार्मोन होता है, तो ऑप्शन होगा प्रोजेस्टेरॉन या प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन, ठीक है। इज अनदर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। दे आर यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ टेबलेट्स, टैबलेट के फॉर्म में यूज किया जाता है, इसे जनरली इनको क्या बोला जाता है, पिल्स बोला जाता है, ठीक है। जो पिल्स हैं ये डेली भी ली जा सकती हैं फॉर 21 डेज। देखो अलग अलग टाइप की पिल्स अलग अलग गैप में ली जाती है, ठीक है। तो जो नॉर्मली जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती हैं, जो रेगुलर कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती हैं, उनको हमने कैसे यूज करना होता है, जैसे मान लीजिए कि आपका 28 डेज का साइकिल चल रहा है, तो 28 डेज के साइकिल में जो आपका मेंस्ट्रुएशन वाला पीरियड है, यानी कि जहां पर आपको ब्लीडिंग हो रही है, मेंस्ट्रुअल पीरियड चल रहा है, उस पीरियड को छोड़ करके बाकी के 21 डेज में क्या करना होता है, आपने पिल्स को यूज करना होता है, ठीक है। तो करना क्या है, हमने शुरू के, जैसे मान लीजिए यहाँ पर से मेंसेस स्टार्ट हुए हैं, तो मेंसेस के जब स्टार्ट होने के बाद इनके जो फर्स्ट 5 डेज होते हैं, फर्स्ट 5 डेज में हमने स्टार्ट कर देना होता है किसको, इन पिल्स को। और फिर इसके बाद आफ्टर अ गैप ऑफ 7 डेज फिर हम क्या करेंगे, ये जो मेंस्ट्रुएशन की 7 डेज है इनको छोड़ करके फिर 21 डेज तक क्या करेंगे, इन पिल्स का यूज करने वाले हैं, ठीक है। 21 डेज तक पिल्स ली जाते हैं, फिर 7 डेज का गैप किया जाता है, फिर 21 डेज ले जाते हैं, फिर 7 डेज का गैप किया जाता है। तो जैसे ही 7 डेज की मान लो यहाँ पर से पीरियड्स होनी खत्म हो गई है, ब्लीडिंग होनी खत्म हो गई है, तो उसके बाद के 5 दिनों में लेना स्टार्ट करना। इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कि मान लीजिए कि ये जो पीरियड है ये यहाँ से स्टार्ट होकर के यहाँ पर तक 28 डेज का खत्म होता है, ठीक है। तो इनिशियली कुछ 5 से 7 डेज आपने नहीं लेना होता है, क्योंकि इस समय पे ब्लीडिंग हो रही है और मेंस्ट्रुएशन हो रही है, तो प्रेगनेंसी के ऑब्वियसली कोई चांसेस नहीं है। इसके बाद जो इनिशियल 5 डेज होते हैं, 7 डेज होने के बाद, ठीक है, ये ब्लीडिंग फेज है, मेंस्ट्रुअल फेज है। मेंस्ट्रुअल फेज के 7 डेज जो हो जाएंगे, उसके बाद के 5 डेज के अंदर आपने लेना स्टार्ट कर देना है, ठीक है। तो हमने क्या किया है, ब्लीडिंग स्टार्ट करी है, जैसे मान लीजिए किसी को ब्लीडिंग हो रही है 5 डेज की, तो 5 डेज की ब्लीडिंग के बाद में 1-2 दिन रुक करके फर्स्ट 5 डेज में स्टार्ट कर देना है पिल्स को लेना। और फर्स्ट 5 डेज में पिल्स को लेकर के कितने दिन तक लेते रहना है, 21 डेज तक लेते रहना है। फिर मेंसेस आ जाएंगे, फिर छोड़ देंगे, फिर और गैप ले लेंगे, और फिर दोबारा से क्या करेंगे, पिल्स स्टार्ट कर देंगे। तो लगभग 7 दिन का गैप होता है और 21 डेज तक ये जो पिल्स होते हैं ये रेगुलरली यूज करनी होती है, ठीक है। ओके, देखिए क्या बोला जा रहा है, पिल्स हैव टू बी टेकन डेली फॉर अ पीरियड ऑफ 21 डेज स्टार्टिंग प्रेफरेबली विद इन द फर्स्ट 5 डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के शुरू के जो 5 दिन होते हैं, उन्हीं 5 दिनों में स्टार्ट कर देना चाहिए, फिर 21 डेज तक आपने लेनी है। आफ्टर अ गैप ऑफ 7 डेज, 7 दिन का गैप रखना है, कब, ड्यूरिंग विच मेंस्ट्रुएशन अकर, यानी कि जब ब्लीडिंग हो रही है, मेंस्ट्रुएशन हो रहा है, उस समय पर 7 दिन का गैप रखना है। इट हैज टू बी रिपीटेड इन द सेम पैटर्न टिल द फीमेल डिजायर्स टू प्रिवेंट कंसेप्शन। यानी कि जब तक की जो फीमेल है प्रेग्नेंट नहीं होना चाहती है, तब तक हर महीने शुरू के कुछ दिन जब ब्लीडिंग हो रही है, जब मेंस्ट्रुएशन हो रहा है, उतने ड्यूरेशन में पिल्स नहीं लेनी है। उसके बाद के 5 डेज के अंदर आपने पिल्स लेना स्टार्ट करना है और 21 डेज तक पिल्स लेते रहना है, ठीक है। अगर किसी का मेंस्ट्रुअल साइकिल और लंबा जाता है, 28 डेज से लंबा जाता है, तो आपने गैप तो इतना ही रखना है, 7 डेज का गैप रखना है, 5 डेज में स्टार्ट कर देना है। बस ये जो 21 डेज है इसको छोड़ करके थोड़ा सा क्या हो जाएगा, लंबा टाइम पीरियड हो जाएगा, ठीक है। अगला, they inhibit ovulation and implantation as well as
alter the quality of cervical mucus to prevent or retard the entry of sperm. इस काम कैसे करता है, ध्यान से सुनिए। एक तो ये जो हमारे पिल्स हैं, जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हैं, ये ओव्यूलेशन को इनहिबिट करते हैं, ओव्यूलेशन को नहीं होने देते हैं। दूसरा, अगर ओव्यूलेशन हो भी गया, फर्टिलाइजेशन भी हो गया है, तो भी इम्प्लांटेशन नहीं होने देंगे। इम्प्लांटेशन नहीं होगा तो क्या होगा, चाहे फर्टिलाइजेशन होकर जायगोट बन गया हो, फिर भी वो जो है बेबी में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, उसका डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा इम्प्लांटेशन के कारण, ठीक है। और क्या करते हैं, और ये स्पर्म की एंट्री को रोक दे रहे हैं या रिटार्ड कर दे रहे हैं, धीमा कर दे रहे हैं। देखो जो सर्विक्स है, सर्विक्स के पास में, जैसे सर्विक्स है मान लीजिए, तो सर्विक्स के पास में म्यूकस होता है इस तरीके से। अभी जो म्यूकस होता है ये बहुत ठीक हो जाएगा, तो जो स्पर्म्स होंगे वो मूव नहीं कर पाएंगे ना अच्छे से, जो म्यूकस की क्वालिटी को बदल देता है ये, ठीक है, ताकि जो अंदर बाहर से जो स्पर्म्स की एंट्री हो रही है, इस एंट्री को क्या कर सके, रोक सके, प्रिवेंट कर सके या रिटार्ड कर सके। तो रोक दे पूरा, या फिर इसको धीमा धीमा मूव करे, ये ऊपर को अच्छे से मूव ना करे। ज्यादा तेज मूव नहीं करेगा तो टाइम से नहीं पहुंच पाएगा, उससे पहले इसको मार दिया जाएगा, या फिर इसका कैपेसिटेशन नहीं हो पाएगा। ऐसे बहुत सारे रीजन की वजह से फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा, फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा तो उसके बाद में डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड या फिर कंसीवनेस यानी कि प्रेगनेंसी नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या क्या चीजें होंगी, या तो ओव्यूलेशन नहीं हो रहा है, या तो स्पर्म की एंट्री नहीं हो रही है, या तो अगर दोनों हो गया है तो फिर इम्प्लांटेशन नहीं हो रहा। तो ये 3 स्टेज प्रोटेक्शन है, तीनों स्टेज में क्या किया जाता है, इसको काम किया जाता है। लेकिन इसके जो साइड इफेक्ट, हाँ जो ये इसका इफेक्टिवनेस है काफी अच्छा है, बहुत ज्यादा लोग यूज करते हैं पिल्स को, और इसका जो इफेक्टिवनेस है वो काफी ज्यादा है, और साइड इफेक्ट इसके क्या है, बहुत ही ज्यादा कम, इसलिए बहुत सारे लोग इसको यूज कर रहे हैं। देखिए पिल्स आर वेरी इफेक्टिव, क्योंकि 3 स्टेप में रोक रहे हैं ना, तो बहुत इफेक्टिव होता है। अगर तीनों में से कोई एक चीज को भी रोक दिया तो भी काम चल जाएगा, है ना। तो पिल्स आर वेरी इफेक्टिव विद लेसर साइड इफेक्ट्स, इनका साइड इफेक्ट क्या है, बहुत कम है, एंड आर वेल एक्सेप्टेड बाय फीमेल्स, जो फीमेल्स होते हैं काफी ज्यादा यूज करते हैं, ठीक है। अब इन्हीं में से एक सहेली है, हमने बोला था ये इंडिया की ही इनेट कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है सहेली, ठीक है, लखनऊ में बनाई गई है। तो ये जो सहेली है ये न्यू ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव है फॉर द फीमेल्स, कंटेन्स नॉन स्टेरॉइडल प्रिपरेशन। ये जो पिल्स हैं इनके अंदर स्टेरॉइड नहीं होते हैं, नॉन स्टेरॉइडल प्रिपरेशन इनके अंदर डाली जाती है, केमिकल्स इनके अंदर डाली जाती हैं। और इनका सबसे बड़ा फायदा ये है कि इसको सिर्फ वीक में एक ही बार लेना होता है, वंस अ वीक पिल है, एक वीक में एक ही बार लेना है, और इसके साइड इफेक्ट्स भी बहुत ही ज्यादा कम है। देखिए बाकी जो भी आईयूडीज है, हार्मोन्स आ रहे हैं उससे बॉडी के अंदर, तो हार्मोनल इम्बेलेंस होगा, तो कुछ बहुत साइड इफेक्ट तो देखने को मिलेंगे। इसके साइड इफेक्ट और भी ज्यादा कम है, उसके कंपेरिजन में कम है, और इसका जो कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू है यानी कि इफेक्टिवनेस है ये बहुत ही हाई है, यानी कि कम साइड इफेक्ट, ज्यादा हाई कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यूज, और ज्यादा अच्छा इसका क्या होगा, रिजल्ट होगा इसके बेसिकली, ठीक है। अगला प्रोजेस्टेरॉन अलोन और इन कॉम्बिनेशन विद एस्ट्रोजन, यानी प्रोजेस्टेरॉन या फिर प्रोजेस्टेरॉन प्लस एस्ट्रोजन, सिर्फ प्रोजेस्टेरॉन या फिर प्रोजेस्टेरॉन प्लस एस्ट्रोजन can also be used by females as injections और implants under the skin। इसको समझ लो कि या तो इंजेक्शंस लगाए जाएंगे जिसमें एस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरॉन का कॉम्बिनेशन होगा, या फिर सिर्फ प्रोजेस्टेरॉन होगा, ताकि प्रेगनेंसी को क्या किया जा सके, डिले किया जा सके, प्रेगनेंसी को रोका जा सके। इसलिए सिर्फ इंजेक्शंस के थ्रू भी डायरेक्ट हार्मोन डाल देते हैं, क्योंकि हार्मोन ही तो सारा बैलेंस कर रहे हैं, सारा कंट्रोल कर रहे हैं। अगर हार्मोन का ही बैलेंस हम बिगाड़ देंगे तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। और दूसरा इम्प्लांट्स है, इम्प्लांट्स क्या होता है, स्मॉल प्लास्टिक की स्टिक जैसी होती है, ठीक है। यहाँ पर आपको दिखाई भी गया, देखिए इमेज में आपको इम्प्लांट्स दिखाए गए, ये इम्प्लांट्स है। इनको क्या किया जाता है, जैसे हमारे मान लो ये हैंड है, हैंड की जो स्किन होगी, स्किन के अंदर इसको ऐसे इम्प्लांट कर दिया जाएगा, स्किन के थोड़ा नीचे। अभी क्या करेगा, यहाँ से धीरे 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 ब्लड में हॉर्मोन्स को रिलीज करता जाएगा, और ब्लड में हॉर्मोन्स रिलीज होते जाएंगे तो उसकी वजह से जो प्रेगनेंसी होगी उसको हम क्या कर पाएंगे, अवॉइड कर पाएंगे, ठीक है। तो इम्प्लांट्स और इंजेक्शंस दोनों में क्या होता है, प्रोजेस्टेरॉन या फिर प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन होता है। पिल्स में क्या होता है, पिल्स में भी प्रोजेस्टेरॉन या फिर प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। हार्मोनल आईयूडीज में भी हार्मोन्स प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन ही प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। देयर मोड ऑफ एक्शन इज सिमिलर टू दैट ऑफ पिल्स, इनका जो मोड ऑफ एक्शन है वो बिल्कुल पिल्स के जैसा है, एंड देयर इफेक्टिव पीरियड्स आर मच लॉन्गर। अब पिल्स या तो हर दिन लेनी पड़ रही है या फिर हफ्ते में एक दिन लेनी पड़े, लेकिन इनका जो इफेक्टिव पीरियड है वो बहुत ज्यादा है, ठीक है। लगभग लगभग 3 साल तक भी हम यूज कर लेते हैं इस सेम इम्प्लांट्स को, 2 से 3 साल तक का ये काम कर लेते हैं एक बार इम्प्लांट करने पर। तो एक बार इम्प्लांट करो और फिर चिंता मुक्त हो जाओ, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन एंड प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन, या तो प्रोजेस्टेरॉन को यूज करो या प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन को यूज करो या फिर आईयूडीज को यूज करो विद इन 72 आवर्स ऑफ कोइटस। अगर मान लीजिए कि कोइटस होने से पहले कोई ऐसा प्रोटेक्टिव मेजर नहीं लिया गया है, तो फिर क्या होगा, फर्टिलाइजेशन के चांसेस क्या होंगे, बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएंगे। अगर ऐसी केस में आपको फर्टिलाइजेशन को प्रिवेंट करना है या फिर प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करना है, देखिए कोइटस हो गया, अभी तक के जितने भी हमने मेथड पढ़े थे ये पहले से यूज किए जा रहे हैं ताकि फर्टिलाइजेशन ही ना हो, कोइटस के दौरान सेफ प्रिवेंशन के साथ कोइटस किया जाए जिससे कि प्रेगनेंसी ना हो।
लेकिन मान लीजिए कि कोइटस हो गया है और उसके बाद में फिर आपको लग रहा है, या फिर कोइटस हो गया है, आपने कोई कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड नहीं यूज किया था, या फिर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड जो भी आपने यूज किया था वो फेल हो गया है और आपको डाउट है कि जो प्रेगनेंसी है वो हो सकती है, तो ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं, प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन पिल्स या फिर आईयूडीज का यूज करते हैं विद इन 72 आवर्स, ज्यादा नहीं, सिर्फ 72 आवर्स के अंदर हमने पिल्स का या फिर आईयूडीज का यूज करना होता है, जिससे कि क्या कर सकते हैं, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव के फॉर्म में हम यूज कर सकते हैं, यानी कि प्रेगनेंसी को अवॉइड कर सकते हैं इमरजेंसी फॉर्म में। ठीक है, ये डेली यूज के लिए नहीं होती है, ये बॉडी के हार्मोन लेवल को बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर देती है। ठीक है, 72 hours of coitus have been found to be very effective, बहुत ज्यादा इफेक्टिव होते हैं एज इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव, एज दे कुड बी यूज्ड टू अवॉइड पॉसिबल प्रेगनेंसी। अच्छा, कौन कौन से केस में हम यूज करते हैं, रेप के केस में या फिर कैजुअल अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स के केस में। अगर कैजुअल अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स हुआ है या फिर रेप हुआ है तो दोनों केसेस में 72 आवर्स के अंदर या तो पिल्स दे दी जाएंगी या फिर आईयूडीज का यूज किया। ठीक है, अगला हमारा जो मेथड है, अगला है सर्जिकल मेथड। देखिए, अब ये हमारे पिल्स भी खत्म हो गए हैं, इंजेक्शंस खत्म हो गए और इम्प्लांट्स खत्म हो गए, काफी सारे मोड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन है, लास्ट में हम एक बार दोबारा से सारे मोड्स का नाम रखेंगे। ठीक है, अगला क्या हमारा सर्जिकल मेथड। सर्जिकल मेथड को क्या भी बोला जाता है, स्टेरिलाइजेशन भी बोला जाता है, क्योंकि ये लगभग परमानेंट मेथड है, इसको हम रिवर्स नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये जो स्टेरिलाइजेशन की मेथड है आर जनरली एडवाइज्ड फॉर मेल और फीमेल पार्टनर एज अ टर्मिनल मेथड टू प्रिवेंट एनी मोर प्रेगनेंसीज। तो टर्मिनल मेथड है, मतलब अब खत्म ही हो रहा है, इसके बाद और कोई प्रेगनेंसी की हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, तो तब क्या किया जाएगा, तब सर्जिकल मेथड्स का यूज किया जाएगा। ठीक है, सर्जिकल इंटरवेंशंस ब्लॉक गैमेट ट्रांसफर एंड देयर बाय प्रिवेंट कंसेप्शन। अब मैं इसको तुमको इमेज के थ्रू बता देती हूँ, देखो मेल्स में और फीमेल्स दोनों में। देखिए, अगर मेल्स में जो वास्ट डिफरेंस है, वास्ट डिफरेंस को कट करके इसको टाई कर दिया जाए, तो अब देखिए यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ स्पर्म्स का डेवलपमेंट हो रहा है ना, ये सारे स्पर्म कहाँ से, यहाँ से मूव करने वाले हैं इस वास्ट डिफरेंस के थ्रू ऊपर की तरफ को, और यहाँ से उन्होंने ऊपर जाना था तब जाकर के यूरेथ्रा के थ्रू फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में पहुंच पाते हैं, लेकिन ये तो यहाँ से ऊपर ही नहीं जा सकते, तो इसका मतलब फिर यहाँ से जो यूरेथ्रा होगा, यूरेथ्रा के थ्रू जो सीमेन रिलीज होगा, सीमेन के अंदर स्पर्म होंगे ही नहीं, होंगे नहीं तो फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकता है, फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकता है तो प्रेगनेंसी भी नहीं हो सकती। तो एक तो ये तरीका है कि जो सीमेन है उसमें स्पर्म है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है, अब है ही नहीं तो फिर कहाँ से फर्टिलाइजेशन होगा, है ना, तो ये बिल्कुल हमेशा के लिए प्रेगनेंसी को रोक देगा, इसके बाद प्रेगनेंसी हो ही नहीं सकती। दूसरा क्या कर सकते हैं, फीमेल्स के अंदर जो ओविडक्ट होते हैं, फेलोपियन ट्यूब होते हैं, उसको काट करके इसको टाई कर दो। अब क्या होगा, यहाँ से एग रिलीज हुआ, ओव्यूलेशन हुआ, यहाँ ओव्यूलेशन पहुंचा हुआ है, एम्पुला में रुका हुआ है, यहाँ से मान लो स्पर्म्स आए और ये बेचारे यहाँ से ओविडक्ट में जाना चाहते थे, लेकिन ओविडक्ट तो क्या हो गई, ब्लॉक, तो यहाँ ओवम इस पाइप में रह गया है और स्पर्म यहाँ रह गए हैं, तो क्या ये कभी जाकर के फर्टिलाइज कर पाएंगे, तो मिल ही नहीं पाएंगे ना, क्योंकि मीटिंग ही पॉसिबल नहीं है। तो ये मीटिंग जब नहीं हो पाएगी, स्पर्म और ओवम की मीटिंग नहीं हो पाएगी फीमेल ट्रैक में आने के बाद भी, तो तब क्या बोलेंगे हम, तब हम क्या करेंगे, उसको ओविडक्ट को कट किया होगा हमने और इसको हम क्या बोलेंगे, सर्जिकल मेथड। तो मेल्स में जब ये जो वास्ट डिफरेंस इसको कट कर देते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, वेसेक्टोमी, वास्ट डिफरेंस के लिए वेसेक्टोमी। और फीमेल्स में फेलोपियन ट्यूब को कट किया जा रहा है, इसलिए क्या बोलेंगे, ट्यूबेक्टोमी। टॉमी मतलब कटिंग। ठीक है, देखिए, सर्जिकल इंटरवेंशन ब्लॉक गैमेट ट्रांसफर, गैमेट ट्रांसफर नहीं हो गया तो मेल गैमेट नहीं पहुंचेगा फीमेल ट्रैक तक, या फिर फीमेल गैमेट फेलोपियन ट्यूब में ट्रैप होकर के रह जाएगा, वहां से बाहर नहीं आ पाएगा। ठीक है, ब्लॉक करते हैं गैमेट ट्रांसफर को एंड देयर बाय प्रिवेंट कंसेप्शन। ठीक है, स्टेरिलाइजेशन प्रोसीजर इन मेल इज कॉल्ड वेसेक्टोमी एंड इट इज इन फीमेल कॉल्ड ट्यूबेक्टोमी। इन वेसेक्टोमी, वेसेक्टोमी क्या करता है, देखो, स्मॉल पार्ट ऑफ वास्ट डिफरेंस इज रिमूव्ड और टाइड अप थ्रू अ स्मॉल इंसिजन ऑन द स्क्रोटम। स्क्रोटम में एक छोटा सा इंसिजन किया जाता है, एक छोटा सा कट लगाया जाता है, उसके थ्रू ये जो वास्ट डिफरेंस होता है उसको या तो काट देंगे बीच में से, जैसे मान लीजिए ये पूरी ट्यूब है ना, इस ट्यूब को इतना काट दिया बीच में से, अब यहाँ से स्पर्म आएंगे भी तो इससे एंटर नहीं कर पाएंगे ना, या तो ऐसा कर दें या फिर इसको फोल्ड करके क्या कर देंगे, इससे फोल्ड करके टाई कर देंगे, जैसे ये इसको फोल्ड किया, इसको भी फोल्ड किया और इसको क्या कर दिया, यहाँ से टाई कर दिया, टाई कर दिया तो भी यहाँ से अब स्पर्म का ट्रांसफर नहीं हो सकता है। अब ये कहाँ से किया जाएगा, स्क्रोटम के थ्रू एक इंसिजन लगाया जाएगा और उससे होगा। ठीक है, वेयर एज इन ट्यूबेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी में क्या करते हैं, स्मॉल पार्ट ऑफ फेलोपियन ट्यूब इज रिमूव्ड, या तो स्मॉल पार्ट ऑफ सेम टू सेम फेलोपियन ट्यूब के स्मॉल पार्ट को या तो रिमूव कर देंगे या फिर टाई कर देंगे थ्रू स्मॉल इंसिजन इन द एब्डोमेन, या तो एब्डोमेन के थ्रू कट करके या फिर वजाइना के थ्रू जो फेलोपियन ट्यूब होता है उसको काटा जाएगा और फिर उसको टाई कर दिया जाएगा। ठीक है, दीज टेक्निक्स आर हाईली इफेक्टिव बट देयर रिवर्सिबिलिटी इज वेरी पुअर। ये जो टेक्निक है तो बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है, ऑब्वियसली बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, क्योंकि स्पर्म और ओवम कभी नहीं मिल सकते इन टेक्निक के बाद में, चाहे फीमेल ने कराया चाहे मेल ने कराया, दोनों में से कोई एक कराएगा कपल तो फिर प्रेगनेंसी कभी भी नहीं हो सकती, है ना। तो ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव होते हैं बट इनकी रिवर्सिबिलिटी क्या होती है, बहुत ही ज्यादा पुअर, यानी कि इनको वापस से रिवर्स करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। एक बार आपने काट करके इसको अलग अलग कर दिया तो इसको वापस से पूरा ज्वाइंट करना क्या है, बहुत ही ज्यादा रेयर इवेंट है, नहीं होता है ज्वाइंट वापस से। ठीक है, तो इसलिए इसको टर्मिनल मेथड के फॉर्म में यूज किया जाना चाहिए
कि आज हो गया, आज के बाद हम इसको कभी यूज नहीं करेंगे, ठीक है, आज के बाद प्रेगनेंसी करने का कोई चांस नहीं है। तो एज अ टर्मिनल, जैसे 2 बच्चे हो गए हैं किसी फैमिली में, उसके बाद वैसेक्टोमी या ट्यूबेक्टोमी कराओ और प्रेगनेंसी के फर्दर चांसेस को ही खत्म करो। तो इसमें कोई भी मेडिसिन लेने की, हार्मोनल इम्बैलेंस करने की कोई जरूरत नहीं। तो साइड इफेक्ट भी कुछ भी नहीं होंगे, बस एक ही साइड इफेक्ट है कि जिंदगी में दोबारा कभी प्रेग्नेंट नहीं हो सकते, है ना, उसको खत्म कर देगी। अब वो हमारा पर्सपेक्टिव भी वही था, हमारा मोटो भी वही था, ठीक है। इट नीड्स टू बी एम्फेसाइज्ड दैट द सेक्शन ऑफ सुटेबल कॉन्ट्रासेप्टिव method and its use should always be undertaken in consultance with क्वालिफाइड मेडिकल प्रोफेशनल। यानी कि ये जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स का यूज किया जा रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइड मेडिकल प्रोफेशनल्स के ही कंसल्टेंसी किया जाना चाहिए। यानी कि डॉक्टर्स की एडवाइस में ही कोई पिल्स लेनी चाहिए या फिर कोई सर्जरी कराई जानी चाहिए, सिर्फ डॉक्टर्स की एडवाइस के बाद, क्योंकि किसी भी मेडिसिन के आपकी बॉडी पे बहुत सारे इफेक्ट्स हो सकते हैं। तो जो प्रोफेशनल मेडिकल पर्सन हैं, जो डॉक्टर्स हैं, वही आपको बता सकते हैं कि कौन सी चीज आपके लिए सुटेबल है, कौन सी चीज आपके लिए सुटेबल नहीं है। इसलिए सिर्फ किसी भी डॉक्टर की या फिर प्रोफेशनल की एडवाइस से ही, कंसल्टेंट से ही आप ये जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हैं, कोई भी हो जाए, उनको यूज करें, ठीक है। जो बैरियर वाला मेथड है वो तो यूज कर सकते हैं नॉर्मली, लेकिन बाकी जितने भी मेथड्स हैं जिसमें भी हमें डॉक्टर की रिक्वायरमेंट होती है, पिल्स वगैरह लेनी है या फिर आईयूडीज करानी है, फिर सर्जिकल मेथड है, तो किसी भी ऐसे तरीके में हमेशा डॉक्टर की जो राय होती है, कंसल्टेंस होती है, उसी के बाद यूज करना चाहिए, ठीक है। वन मस्ट ऑल्सो रिमेंबर दैट कॉन्ट्रासेप्टिव्स आर नॉट रेगुलर रिक्वायरमेंट्स फॉर द मेंटेनेंस ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ। जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हैं, ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ को मेंटेन करने के लिए कोई रेगुलर रिक्वायरमेंट नहीं है, ये इमरजेंसी कॉज के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली इनसे बॉडी के अंदर क्या हो रहे हैं, बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं, और हम एक नेचर को अपोज कर रहे हैं। नेचर में क्या होना है, नेचर का काम है कि स्पर्म और एग को मिलाया जाए और उसके बाद में क्या हो, फर्टिलाइजेशन हो, प्रेगनेंसी हो। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, नेचुरल इवेंट को अपोज कर रहे हैं, तो इसलिए इसको हम डेली नहीं करना चाहिए, इसके रिवर्स इफेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। इनफैक्ट दे आर प्रैक्टिस्ड अगेंस्ट अ नेचुरल रिप्रोडक्टिव इवेंट, कंसेप्शन या प्रेगनेंसी। तो एक नेचुरल इवेंट के अगेंस्ट हम यूज कर रहे हैं इनको, ठीक है। वन इज फोर्स टू यूज दीज मेथड्स ईदर टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी और टू डिले और स्पेस प्रेगनेंसी ड्यू टू पर्सनल रीजंस। तो 2 रीजन से आप इसको यूज कर सकते हैं, या तो आपको हमेशा के लिए प्रिवेंट करनी हो, या तो फिर आपको डिले करना हो, स्पेस रखना हो अपने बच्चों के बीच में। तो दोनों ही केसेस में हम इन मेथड्स को यूज कर सकते हैं, ठीक है। नो डाउट द वाइड स्प्रेड यूज ऑफ दीज मेथड्स हैव अ सिग्निफिकेंट रोल इन चेकिंग अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। तो जो पॉपुलेशन की अनकंट्रोल्ड ग्रोथ हो रही है, इसको रोकने के लिए ये जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हैं, इनका जो यूज किया जा रहा है, ये बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है ना। इसी की वजह से क्या हो रहा है, अनवांटेड जो ग्रोथ हो रही है पॉपुलेशन में, उसको क्या किया जा सकता है, रोका जा सकता है। हाउएवर देयर पॉसिबल इल इफेक्ट्स आर, इसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी हैं, इसके कुछ नुकसान भी, जैसे नॉजिया होना, है ना, जिसको मचाई होना कहते हैं, वॉमिटिंग टाइप का फील होना, नॉजिया होना, एब्डोमिनल पेन होना, पेट में दर्द होना, ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग, यानी कि बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो जाना रिप्रोडक्टिव ट्रैक से, ठीक है। इरेगुलर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, जो मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होगी वो इरेगुलर होगी, मेंस्ट्रुएशन इरेगुलर हो जाएंगे क्योंकि हार्मोनल डिसबैलेंस चल रहा है। और इवन ब्रेस्ट कैंसर तक हो सकता है, जितने भी हार्मोनल या फिर मेडिकेटेड मेथड्स, ठीक है। नॉन मेडिकेटेड मेथड्स में या फिर बैरियर्स में ऐसा कोई साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन बाकी मेथड्स में ये सारे साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। चलो फिर अब इस टॉपिक पे क्या कर लेते हैं, इस टॉपिक के क्वेश्चंस को कर लेते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं इस टॉपिक के अंडर से प्रीवियस 10 इयर्स में। इसमें 2020 तक के क्वेश्चंस हैं, उससे पहले के हैं 10 इयर्स के, ठीक है। उसके बाद के क्वेश्चन इसमें नहीं है, उसके बाद के क्वेश्चन अलग से आपको प्रैक्टिस कराए जाएंगे क्वेश्चन के थ्रू, ठीक है। नेम एन आईयूडी that you would recommend to promote the cervix hostility of the sperm। cervix की sperms के लिए hostility को बढ़ाना है, ये कौन सा है, हार्मोनल आई। फंक्शन से पूछा गया है आपको, फंक्शन क्या था, सर्विक्स की हॉस्टिलिटी को इंक्रीज करने का स्पर्म्स के लिए किसका फंक्शन था, हार्मोनल आईयूडी का फंक्शन था। देख लीजिए यहाँ पर आपको हार्मोनल आईयूडी के अंदर ये फंक्शन लिखा गया है, ठीक है, ये देखो ये। एंड द सर्विक्स हॉस्टाइल फॉर द स्पर्म, ये किसका काम था, ये काम था हमारे हार्मोनल आईयूडी का, हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज, ठीक है। तो ये हार्मोनल आईयूडी के अंदर आएगा। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, स्टेट वन रीजन व्हाई ब्रेस्ट फीडिंग द बेबी एक्ट एज अ नॉर्मल कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर मदर। जो ब्रेस्ट फीडिंग है ये नॉर्मल नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव की तरह कैसे फंक्शन करती है, क्योंकि इस समय पर जो ओवम होता है उसका डेवलपमेंट रिस्ट्रिक्टेड रहता है, ओवम का डेवलपमेंट नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि उस समय पर बॉडी के अंदर में प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का लेवल क्या होता है, बहुत ही ज्यादा डाउन होता है। तो उनका लेवल डाउन होने की वजह से क्या होगा, प्रोलैक्टिन का लेवल हाई है हमारी बॉडी के अंदर में, तो जिसकी वजह से ओव्यूलेशन नहीं होगा, और ओव्यूलेशन नहीं होगा तो नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर्म में क्या करेगा, वो वर्क करेगा। लेकिन इसकी जो टाइम लिमिट है मैक्सिमम कितने मंथ है, मैक्सिमम 6 मंथ, ठीक है। अगला, वाई आर कॉपर कंटेनिंग इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस यानी कि आईयूडीज
IUDs considered an ideal contraceptive for human females. इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस को जिसमें कॉपर कंटेनिंग उसको आइडियल क्यों माना गया है बोल रहा है। क्यों हम इसको आइडियल मानते हैं? क्योंकि इसके अंदर में सिर्फ कॉपर रिलीज होगा, हार्मोनल इम्बैलेंस नहीं होगा, और कॉपर रिलीज होने की वजह से स्पर्म की मोटिलिटी डिक्रीज होगी और इसका कैपेसिटेशन नहीं होगा। तो इसका जो इफेक्टिवनेस है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है, मगर इससे जो साइड इफेक्ट होते हैं वो क्या होते हैं, वो बहुत ही ज्यादा घट जाता है। मतलब साइड इफेक्ट्स नहीं होते इसके, लेकिन इसकी इफेक्टिवनेस क्या है, बहुत ही हाई है। इसीलिए जनरली कॉपर टी यूज किया जाता है। कॉपर टी एक बहुत ही कॉमन कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड में से एक है, ठीक है। व्हाट डू ओरल पिल्स कंटेन? ओरल पिल्स में क्या होता है, देखो क्या होता है बताइए। या तो प्रोजेस्टेरोन होता है या फिर प्रोजेस्टेरोन प्लस एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। हाउ डू दे एक्ट एज इफेक्टिव कॉन्ट्रासेप्टिव? प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन का लेवल क्या रहेगा, हाई रहेगा। हाई रहेगा तो जो स्पर्म और ओवम के जो फर्टिलाइजेशन है या तो वो नहीं होगा, स्पर्म की मोटिलिटी को घटाया जाएगा, या फिर इम्प्लांटेशन नहीं होगा, ठीक है। ये सारी चीजें करवाई जाएंगी। अगला, व्हाई इज सहेली कंसिडर्ड एन इफेक्टिव कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर वुमेन टू स्पेस चिल्ड्रन? क्योंकि सहेली के अंदर एक तो कोई भी स्टेरॉइडल हार्मोन का यूज नहीं किया जाता, नॉन स्टेरॉइडल सोल्यूशन का यूज किया जाता है। इसके जो साइड इफेक्ट्स हैं वो बहुत ही ज्यादा कम है, और इसको वीक में सिर्फ एक बार यूज करना होता है, तो साइड इफेक्ट कम है, इजी यूज है, और जो बॉडी के अंदर में हार्मोनल इम्बैलेंस है उसको कॉज नहीं करता, इसलिए इसको आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव के फॉर्म में बोला जाता है, ठीक है। हाउ डू इम्प्लांट्स एक्ट एज एन इफेक्टिव मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव इन ह्यूमन फीमेल? इम्प्लांट्स क्या करते हैं, ब्लड में हार्मोन को रिलीज करते रहते हैं, जिसकी वजह से ये क्या करते हैं, ये जो प्रेगनेंसी होती है उसको क्या करते हैं, रोक देते हैं, ठीक है। अगला, क्योंकि ये 2 से 3 साल तक भी रोकते हैं, 2 to 3 इयर्स तक रोकते हैं, तो काफी लॉन्ग टर्म इसका यूज होता है। एक बार इम्प्लांट कर लो 2 to 3 ईयर तक के लिए, क्योंकि इतना ही स्पेस चाहिए होता है 2 चाइल्ड्स के बीच में, 3 ईयर का स्पेस। तो 3 ईयर तक ये कॉन्ट्रासेप्शन कर सकते हैं, यानी कि प्रेगनेंसी को रोक सकते हैं, इसलिए आइडियल मेथड माना जाता है, इसको इफेक्टिव मेथड माना जाता है, ठीक है। मेंशन इट्स वन एडवांटेज ओवर कॉन्ट्रासेप्टिव पिल? इसका एक एडवांटेज क्या है, जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है ये तो डेली यूज है या फिर वीकली यूज है। इनका क्या है, एक बार यूज कर लो 2 to 3 मंथ के लिए, 2 to 3 इयर्स के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसका जो यूज है वो लॉन्ग टर्म यूज है। इम्प्लांट्स का यूज क्या है, लॉन्ग टर्म है, जबकि कॉन्ट्रासेप्टिव का जो यूज है वो शॉर्ट टर्म इफेक्टिवनेस का है, ठीक है। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया वाज 350 मिलियन। इंडिया की जो पॉपुलेशन थी वो कितनी थी, 350 मिलियन थी, विच एक्सप्लोडेड टू ओवर 1 बिलियन बाय मे 2000। मई 2000 तक ये पॉपुलेशन बढ़ के कहां पहुंच गई थी, 1 बिलियन पहुंच गई थी। लिस्ट एनी 2 रीजन फॉर दिस राइज इन पॉपुलेशन एंड एनी 2 स्टेप टेकन बाय गवर्नमेंट टू चेक दिस पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। क्या रीजन थे, जो बर्थ कंट्रोल मेथड थे वो बहुत ज्यादा बर्थ कंट्रोल मेथड नहीं थे, लोगों में अवेयरनेस नहीं थी, तो एक ही फैमिली में बहुत सारे बच्चे हो जाते थे, और फैमिलीज बहुत बड़ी बड़ी होती थी, जिसकी वजह से जो शादी होती थी वो बहुत, कई बार लोगों की शादी भी 2 से ज्यादा बार होती थी, है ना, तो हर शादी के बाद ज्यादा बच्चे हो जाते थे, और साथ ही साथ में एक ही घर में 4-4 6-6 बच्चे हो रहे हैं, तो पॉपुलेशन एक्सपोनेंशियली बढ़ रही है। यानी कि अगर एक फैमिली में पहले एक कपल है, इनके 6 बच्चे हुए हैं, तो अब 6 कपल हो गए, ठीक है, उन सभी के 6-6 बच्चे होंगे तो 36 कपल हो जाएंगे, तो पॉपुलेशन एक्सपोनेंशियली बढ़ेगी, बहुत ही ज्यादा बढ़ेगी। और इसको रोकने के लिए कौन कौन से मेथड्स यूज किए गए हैं, एक तो जो है, एक तो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के बारे में अवेयर किया गया है लोगों को, फैमिली प्लानिंग, फिर रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड चाइल्ड केयर प्लानिंग, ये जो प्लान्स हैं इनको यूज किया गया है। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स का वाइड स्प्रेड एडवर्टाइजमेंट किया गया है, और क्या किया गया है, और हेल्थ केयर के सेक्टर में, चाइल्ड हेल्थ केयर के सेक्टर में काम किया गया है, ताकि जो बच्चे हैं वो 2 बच्चे हों और 2 बच्चों के बाद में उनकी अच्छी हेल्थ का ध्यान रखा जा सके, है ना। तो ये ऐसे 2-4 स्टेप्स गवर्नमेंट ने यूज किए थे। ये कौन से वाले टॉपिक में से है, ये हमारा टॉपिक फर्स्ट वाला है, पॉपुलेशन एंड बर्थ कंट्रोल वाला जो स्टार्टिंग टॉपिक है, जिसके अंदर प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रेटेजीज है, वही टॉपिक का क्वेश्चन हमारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन द मोड ऑफ एक्शन ऑफ कॉपर प्लस प्लस रिलीजिंग आयोडीन। यानी कि कॉपर रिलीजिंग आयोडीन का क्या मोड ऑफ एक्शन है एज अ गुड कॉन्ट्रासेप्टिव। तो ये क्या करते हैं, ये स्पर्म की मोटिलिटी को डिक्रीज कर देते हैं, स्पर्म में कैपेसिटेशन को नहीं होने देते हैं, जिसकी वजह से जो फर्टिलाइजेशन होता है उसको क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। हाउ इज हार्मोन रिलीजिंग आईओडी डिफरेंट फ्रॉम इट? क्योंकि हार्मोन रिलीजिंग आईओडी में क्या होगा, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन को रिलीज किया जाएगा, जिसकी वजह से बॉडी में हार्मोनल इंबैलेंस होगा, हालांकि कॉन्ट्रासेप्शन तो होगा। और इसके फंक्शन में भी आप डिफरेंस बता सकते हैं कि फंक्शन में डिफरेंस होता है, सर्विक्स को हॉस्टाइल बना दिया जाता है, और जो इम्प्लांटेशन होता है उसको कम कर दिया जाता है, इम्प्लांटेशन के चांसेस को घटा दिया जाता है। कॉपर वाले में इम्प्लांटेशन से कोई लेना देना नहीं है हमको, सिर्फ स्पर्म की मोटिलिटी को हम डिक्रीज कर देंगे, ठीक है। अगला, व्हाई इज सहेली अ प्रिफर्ड कॉन्ट्रासेप्टिव बाय वुमेन? वो सेम टू सेम ऊपर वाली रीजन है, क्योंकि एक हफ्ते में एक बार लेना पड़ता है और इसके जो साइड इफेक्ट्स हैं वो बहुत ही ज्यादा कम है, ठीक है। लिस्ट एनी 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव। किसी भी कॉन्ट्रासेप्टिव के 4 कैरेक्टर्स, आपको कैरेक्टर्स बताए गए हैं, इजीली अवेलेबल होना चाहिए, कम साइड इफेक्ट्स होने चाहिए, कम प्राइस होना चाहिए, और वाइड स्प्रेड होना चाहिए। तो ये सारे क्या है, आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव के थोड़ा आपके कैरेक्टर्स हैं। आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव के कैरेक्टर्स आपको यहाँ पर दिखाए गए हैं, देखिए।
क्या क्या होना चाहिए देखिए, यूजर फ्रेंडली होनी चाहिए, इजीली अवेलेबल होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए, रिवर्सिबल होना चाहिए और सेक्सुअल ड्राइव या फिर सेक्सुअल डिजायर्स को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। तो इन पांचों में से आप कोई भी चार आप यहाँ पर लिख सकते हैं, काम चल जाएगा उससे, ठीक है, यानी 4 लिखना है। अगला, नेम 2 इंट्रायूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस दैट अफेक्ट द मोर्टेलिटी ऑफ स्पर्म की मोर्टेलिटी को जो डिक्रीज करते हैं, ऐसे 2 बताने हैं आपने आईयूडीज, ठीक है। नेम 2 हार्मोन दैट आर कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, 2 हार्मोन कौन कौन से कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स में, एक तो हमारा प्रोजेस्टेरोन, दूसरा क्या है, एस्ट्रोजन, ठीक है। प्रोजेस्टेरोन या फिर प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन यूज किया जाता है ना, तो प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन दोनों ही क्या है, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स में, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स में यूज किए जाने वाले हार्मोन्स है, ठीक हो गया। चलिए आगे ये बोल रहा है, व्हाई डू दे हैव हाई एंड इफेक्टिव कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यूज, क्योंकि ये क्या करते हैं, जो इंडोमेट्रियम की वॉल है, इंडोमेट्रियम की वॉल की डेवलपमेंट को अल्टर करते हैं, वहां पर इम्प्लांटेशन को अल्टर करते हैं, ओव्यूलेशन को चेंज कर देते हैं और स्पर्म एंट्री को भी रिड्यूस कर देते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे तरीके से ये क्या करते हैं, कॉन्ट्रासेप्शन करते हैं, इसीलिए हाईली इफेक्टिव होते हैं, ठीक है। ओके, आगे क्या बोल रहे हैं देखिए, नेम अ कॉमनली प्रिस्क्राइब्ड नॉन स्टेरॉइडल ओरल पिल, आपने कोई ऐसी ओरल पिल बतानी, ओरल पिल मतलब ऐसी मेडिसिन बतानी है जिसके अंदर में स्टेरॉइड नहीं हो, तो आपका इसका एग्जांपल कौन होगा, इसका एग्जांपल होगा सहेली। सहेली के अंदर स्टेरॉइडल हार्मोन्स नहीं होते, तो ये भी एक फायदा होता है सहेली कॉन्ट्रासेप्शन का यूज करने का, ठीक है। बुक से ये बेटा, बुक के बाहर का कुछ है ही नहीं, ठीक है। नेम एनी 2 कॉपर रिलीजिंग आयोडीज, कौन कौन से ऐसे आयोडीज हैं जो कॉपर रिलीज करते हैं, एक तो है कॉपर टी और दूसरा है कॉपर 7, ठीक है, 2 हमारे हो गए। अगला, एक्सप्लेन हाउ डू दे एक्ट एन इफेक्टिव कॉन्ट्रासेप्टिव, वही सेम टू सेम क्वेश्चन है कि कॉपर रिलीजिंग आयोडी का फंक्शन कैसे होता है करके, ठीक है। तो आपने फंक्शन को बता देना है कि जो स्पर्म की मोर्टेलिटी है उसको क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, और स्पर्म की मोर्टेलिटी डिक्रीज होगी तो अपने आप ही जो इफेक्टिवनेस होगी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, यानी कि जो चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन है वो क्या हो जाएंगे, वो डिक्रीज हो जाएंगे, और चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन डिक्रीज होंगे तो ऑब्वियसली प्रेगनेंसी को हम क्या कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, a woman has certain queries as listed below. Before starting with contraceptive pills, answer them. एक कोई फीमेल है जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स को यूज करना चाहती है और उससे पहले आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हैं ये कौन कौन सी हैं, आप बताइए इसको, ठीक है। ठीक है, तो हमारे पास में क्या पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट डू कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स कंटेन एंड हाउ डू दे एक्ट एज कॉन्ट्रासेप्टिव। देखिए इसका तो आंसर प्रोजेस्टेरोन और प्रोजेस्टेरोन प्लस एस्ट्रोजन है और इसका एक्शन आपको ऑलरेडी बता दिया गया है, ठीक है। दूसरा क्या है, व्हाट शेड्यूल शुड बी फॉलोड फॉर टेकिंग दीज पिल्स, जनरली आपको बता दिया 7 डेज को इसको अवॉइड करना है मेंस्ट्रुएशन के दौरान, उसके बाद जो 5 डेज का मेंस्ट्रुएशन होता है जनरली, तो उससे 5 दिन के अंदर अंदर क्या करना है, स्टार्ट कर देनी है पिल्स लेनी और लगभग 21 डेज तक कंटिन्यूअसली पिल्स लेते रहनी है और फिर अगेन मेंस्ट्रुएशन के दौरान उसको क्या करना है, छोड़ देना है, ठीक है। सहेली का एग्जांपल ले सकते हैं, सहेली में क्योंकि हार्मोन नहीं होते लेकिन उसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर आप दोनों का एग्जांपल देंगे, एक तो हार्मोनल पिल्स का एग्जांपल दे देंगे और एक सहेली का एग्जांपल दे देंगे, ठीक है। और फिर दोनों में आप बता देंगे कि मोड ऑफ एक्शन क्या होता है और साथ ही साथ जो शेड्यूल होता है वो क्या होता है, दोनों का आप बता देंगे तो इट वुड बी मोर बेटर, ठीक है। नेम एंड एक्सप्लेन द सर्जिकल मेथड्स एडवाइज्ड टू ह्यूमन मेल्स एंड फीमेल्स एज अ मीन्स ऑफ बर्थ कंट्रोल, कौन कौन से हैं, वेसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी। मेंशन इट्स वन एडवांटेज एंड वन डिसएडवांटेज। वन एडवांटेज क्या है, इट इज अ टर्मिनल प्रोसीजर, इसके बाद में प्रेगनेंसी का कोई चांस नहीं है, मैक्सिमम इफेक्टिवनेस है और साइड इफेक्ट बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। और डिसएडवांटेज क्या है, इसको रिवर्स नहीं किया जा सकता है, तो इसमें जिंदगी में बाद में जो अगर बाद में किसी को और प्रेग्नेंट होना है, सर्जिकल मेथड करवाने के बाद में अगर किसी को प्रेग्नेंट होना है तो वो क्या है, बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होता है क्योंकि इसको रिवर्स करना बहुत ही रेयर है, ठीक है। डिस्क्राइब द लैक्टेशन एंड एमिनेरिया मेथड। लैक्टेशन एंड एमिनेरिया क्या था, बर्थ के बाद जब मिल्क फीड कराती है मदर तो उस समय पर प्रेगनेंसी नहीं होती, उसको आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। प्रीवियस जो वीडियो आपकी पार्ट 1 उसके अंदर आपको ये एक्सप्लेन किया गया। अगला लास्ट हमारा 5 मार्क्स क्वेश्चन है, आईओडीज आर सेड टू बी इफेक्टिव कॉन्ट्रासेप्टिव, आईओडीज के बारे में बताने हैं, 2 कॉमन यूज्ड आईओडी एंड राइट देयर मोड ऑफ एक्शन, 2 कॉमनली यूज्ड आईओडी बतानी है आपने और उनका एक्शन बताना है, ठीक है। अगला, व्हेन इज स्टेरिलाइजेशन एडवाइज्ड टू मैरिड कपल्स, जब स्टेरिलाइजेशन कब एडवाइस यानी कि मेडिकल टर्मिनेशन कब एडवाइस किया जाता है, जब उनको और प्रेगनेंसी नहीं करवानी हो, 2 बच्चे हो गए हो इसके बाद और कोई बच्चा नहीं चाहिए हो तो तब क्या किया जाएगा, मेडिकल स्टेरिलाइजेशन किया जाएगा। हाउ इज इट कैरिड आउट इन ह्यूमन मेल्स एंड फीमेल्स, सेम आपको एक्सप्लेन करना है ट्यूबेक्टोमी क्या होती है और वेसेक्टोमी क्या होती है करके, ठीक है। बस ये हो गए आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन। 5 मार्क्स के क्वेश्चन बहुत ज्यादा इस टॉपिक से नहीं आए हैं, मगर 2 और 3 मार्क्स के आपको बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन इस टॉपिक से दिखने वाले हैं, ठीक है। ओके बच्चों, ये हमारा आज टॉपिक कंप्लीट हो गया है और इसके बाद में हम क्या करने वाले हैं, इसके बाद में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है।